की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर लॉन्चेस द ऑनबोर्डिंग ऑफ कॉपरेटिव्स ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। तो गाइस कोऑपरेटिव्स क्या होता है, सबसे पहले आप ये देख सकते हो। कोऑपरेटिव जैसे सोसाइटीज़ होती हैं, मतलब आपस में आप मिलजुल कर, लाइक आप अगर 4-5 फ्रेंड हो तो आप अपनी कोऑपरेटिव बना रहे हो, ठीक है, कि चलो यहाँ मिल्क का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अमूल है कि एक तरह का कोऑपरेटिव है, फाइन। तो कोऑपरेटिव एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, मतलब आपका अपनी मर्जी कि आपने बनाना ही नहीं, इंडिविजुअल्स का होता है जिनकी नीड्स कॉमन होती हैं, जो इकट्ठे आते हैं, हु ज्वाइन हैंड्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ऑन ऑटोनॉमी, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको, ठीक है। वॉलंटरी मतलब क्या होता है? आपकी अपनी इच्छा तो आप करो, मतलब कि ये मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। मैंडेटरी मतलब आपको करना ही करना पड़ेगा। वॉलंटरी होता है आपकी खुद की मर्जी होती है। कंसर्न फॉर द कम्युनिटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? इससे क्या होगा, जो लोकल एक्सपर्टाइज है या जो स्टार्टअप्स हैं वो भी बिल्ड होते हैं, प्रॉफिट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी आती है, सोशल कोहेजन होता है, पावर्टी एंड इक्वालिटी रिड्यूस होती है। चैलेंजेस क्या है? गवर्नमेंट भी इन कोऑपरेटिव्स में इंटरफेयर करती है, ठीक है। इसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस आ सकते हैं, मतलब कहीं स्टेट्स बहुत आगे निकल जाते हैं, कहीं स्टेट बहुत पीछे रह जाती हैं। एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये होते हैं कोऑपरेटिव। अब आप देख सकते हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या। देखो ये वन स्टॉप पोर्टल है जिसको डेवलप किया गया था बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। जो क्या काम करता है? देखो एक तरह का ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज है डिपार्टमेंट्स हैं, वो ये क्या करते हैं, उनको कोई भी अगर गुड्स खरीदने हैं, कोई भी सर्विसेज खरीदनी है, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करते हैं, उस चीज़ों को खरीदते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या करते हैं? खरीदना, ठीक है। इस मूव से क्या होएगा, जो कोऑपरेटिव्स होंगी वो अब जेम पोर्टल पे क्या कर सकती हैं, कुछ भी खरीद सकती हैं, जैसे अदर जो गवर्नमेंट के लोग खरीदते हैं उस तरह कोऑपरेटिव्स भी अब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कुछ भी अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं जो भी उनको चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। फर्स्ट फेज में क्या है, जो भी एलिजिबल कोऑपरेटिव्स हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है या डिपॉजिट उनका 100 करोड़ है, वो अब जेम पोर्टल पे अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसका प्लेटफॉर्म, आपको कुछ परचेज करना है, उस जरा आप जेम पोर्टल है, इनको कुछ परचेज करना है अगर, और वही कोऑपरेटिव्स खरीद सकते हैं अगर उनका टर्नओवर या जो डिपॉजिट है वो 100 करोड़ तक है। इस मूव से क्या होएगा, कोऑपरेटिव्स को कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी। अभी तक जो कोऑपरेटिव है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते थे फ्रॉम द ओपन मार्केट, लेकिन अब जेम पोर्टल से भी कर सकते हैं। अब देख सकते हो कोऑपरेटिव्स के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन कौन कौन से हैं। कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं 7 शेड्यूल में, ठीक है। इसके अलावा ये कोऑपरेटिव आप सोसाइटी बना सकते हो, हमारा फंडामेंटल राइट भी अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव हमारा डीपीएसपी का भी पार्ट है, जो कि मेंशन है अंडर आर्टिकल 43B, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट भी है, हमारा डीपीएसबी भी है, और इसके अलावा ये स्टेट लिस्ट में भी ऐड है। इसके अलावा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया 2002 में, जिसके अंदर ये बोला था कि जो भी सोसाइटी था उनको रजिस्टर्ड कर सकते हो इन मोर देन 1 स्टेट, ठीक है। मतलब कि अगर कोई गुजरात की कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो गुजरात के अलावा कहीं और भी ऑपरेट कर सकते हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान या पंजाब में कहीं भी कर सकती है। तो अगर वो मोर देन 1 स्टेट में ऑपरेट कर रही है देन वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर कवर होती है, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया टर्म्स गाजा वायलेंस एज ए ग्रेव कंसर्न एट यूएन मीट। तो कई जो न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन में कवर हो रही है। आपको पता है इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू चलता रहता है, किसको लेके, क्योंकि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का चलता है कश्मीर को लेकर, उसी तरह उनका चलता है गाजा को लेकर, ठीक है। इंडिया ने सभी पार्टीज़ को अर्ज किया है कि वो जो सिचुएशन है उनको द्वारा देखें और क्या करें, इजराइल और पैलेस्टाइन में जो भी डिफरेंसेज है उनके ऊपर बातचीत द्वारा आने चाहिए ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सेशन एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इंडिया ने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, इजराइल और पैलेस्टाइन में लॉन्ग टर्म पीस बना के चलना चाहिए, और वो तभी हो सकता है अगर दोनों आपस में बातचीत करें और 2 स्टेट सॉल्यूशन पे आए, ठीक है। जैसे 1947 में भी इंडिया में कितने दंगे होते थे, ठीक है। तो एंड में 2 स्टेट सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन आया था, दैट इज इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब किया है कि आप दोनों बातचीत करो और एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट और वाइबल स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को एस्टेब्लिश करो, जहाँ पे जो पैलेस्टाइन लोग हैं वो सिक्योर रह सकते हैं, उनके बॉर्डर्स रिकॉग्नाइज हो सकते हैं और आराम से पीसफुली रह सकते हैं इसराइल के साथ, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लेजिटिमेट सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द इसराइल, ठीक है। इसके अलावा 1947 का यूएन रेजोल्यूशन 181 है जो 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रपोज करता है, विच वाज लेटर ऑल्सो एग्रीड इन द ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993, ठीक है। इंडिया का इजराइल पैलेस्टाइन पॉलिसी क्या है, मतलब इंडिया अपना क्या बोलता है कि इंडिया इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है उस पर इंडिया क्या बोलता है, हम देखते हैं। इंडिया वोट करता है अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन द हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन इन 1947 इन द यूएन जनरल असेंबली। हाइवर जो इंडिया है वो इजराइल के क्रिएशन पे ही मतलब कि अगेंस्ट है, ठीक है। कोल्ड वार के टाइम पे इंडिया हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था पैलेस्टाइन का, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है
क्यों था वो? क्योंकि वो इजराइल के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट था, ठीक है। इसके बाद इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ 1992 में। 2018 में इंडिया ने डी हाइफनेशन पॉलिसी भी अडॉप्ट करी थी, जिसका मतलब क्या है कि जो इंडिया के इजराइल के साथ रिलेशनशिप है वो अपने प्रॉफिट की वजह से है, ठीक है। और वो इंडिया के जो रिलेशनशिप पैलेस्टाइन के साथ उसके साथ अलग है, ठीक है। मतलब कि अगर इजराइल, अगर सपोज करो दो दोस्त हैं जो आपस में दुश्मन है, लेकिन आप दोनों के दोस्त हो, डजेंट मीन कि आप उसके अच्छे दोस्त हो, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो इंडिया इजराइल का भी अच्छा दोस्त है, इंडिया पैलेस्टाइन का भी अच्छा दोस्त है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर इजराइल के साथ ऑक्यूपेशन कर रहे हैं या ट्रेड कर रहा है तो उससे पैलेस्टाइन का मतलब कि वो पैलेस्टाइन ऐसे ना देखे कि भी इंडिया ऐसा है, ठीक है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ इम्प्लीमेंट द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज ऑफ और पेसा रूल 2022। तो गाइस ये जो न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। देखो गाइस, पेसा रूल्स हैं क्या? दैट इज़ द मतलब कि इसमें क्या होता है, जो पंचायत के रूल्स होते हैं वो शेड्यूल एरियाज तक एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। पेसा एक्ट में क्या होता है कि जो ग्राम सभा होती हैं उनको हम कुछ पावर देते हैं, वो खुद गवर्न कर सकती हैं वो उन लोगों को जो भी शेड्यूल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। अंडर दिस एक्ट जो ग्राम सभा को पावर मिलती है कि वो डेवलपमेंट प्लान अप्रूव कर सकती है और कुछ वहाँ के जो सोशल सेक्टर्स हैं उनको पे कंट्रोल भी कर सकती है, ठीक है। जैसे वहाँ को वाटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको वो, या सैनिटरी से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनको वो रेगुलेट कर सकते हैं वहाँ की ग्राम सभा, ठीक है। इसके इंक्लूड क्या होते हैं? दिस इंक्लूड द प्रोसेस एंड पर्सनल हु इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। इवन कि जो वहाँ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको भी वो क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकती है और उनको बोल सकती है कि इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करो। इवन कि वो नॉन माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उनके भी कंट्रोल को रेगुलेट कर सकती हैं, माइनर वाटर बॉडीज़ या मिनरल्स हो गए एमंग अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये ग्राम सभा के पास पावर होती है अगर जो पेसा एक्ट कहीं भी लग जाता है, ठीक है। देखो पेसा रूल्स को फ्रेम क्यों किया गया था? रूल्स वर फ्रेम टू इम्प्लीमेंट द मैंडेट्स ऑफ पेसा 1996 शो दैट जो ग्राम सभा के जो 50% मेंबर्स हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी के ही हों और उसमें से भी 25% फीमेल मेंबर्स हों, ठीक है। पेसा को इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके अंदर ये था कि जो भी पार्ट 9 जो कि पंचायत से होता है और पार्ट 10 के जो भी रूल्स हैं अंडर आर्टिकल 244 उस वो पंचायत से रिलेटेड उसको शेड्यूल एरियाज में भी लागू किया जाए, ठीक है। अभी तक 10 स्टेट्स हैं जिन्होंने 5th शेड्यूल एरियाज के अंदर नोटिफाई किया हुआ है और जो पार्शियल और फुली 7 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी इम्प्लीमेंट है, ठीक है। आप देख सकते हो कौन कौन है वो 10 स्टेट: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। इन्होंने 5th शेड्यूल एरियाज को नोटिफाई किया हुआ है दैट कवर पार्शियल फुली सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन ईच ऑफ दिस स्टेट। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, असेस माइराइन बायोडाइवर्सिटी बिफोर परमिटिंग डीप सी माइनिंग एक्सपर्ट्स, ठीक है। अभी क्या है, देखो ये जो न्यूज़ एनवायरनमेंट में करोगी, अभी एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई है ड्यूरिंग द 27 सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो उन्होंने ये बोला है कि जो डीप सी माइनिंग होती है, मतलब डीप सी मतलब कि सी के बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर आप माइनिंग करते हो तो कि वहाँ के जो ओशन के रिसोर्सेज आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सको, तो उसकी वजह से क्या होएगा, जो एक्वेटिक लाइफ है उसके पे इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ के स्पीसीज लॉस हो सकते हैं ऑफ डीप सी हैबिटेट, ठीक है। इंडिया ने भी डीप सी मिशन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया क्या करेगा, जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन की माइनिंग करेगा सो दैट वो क्या कर सके, ज़्यादा ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके सस्टेनेबल वे में। और इसको ग्रांट भी मिला हुआ है इंडिया को बाय द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। डीप सी माइनिंग क्या होती है, देखो पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीप सी माइनिंग में हम क्या करते हैं, ओशन के नीचे कुछ रिच सोर्सेज होते हैं जैसे कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, ठीक है, ये कुछ रेयर मेटल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 54% जो वर्ल्ड के ओशन सी फ्लोर है वो नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर है। मतलब कि आप देखते हैं जो 7 ओशन है वो अभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर नहीं आते, ठीक है। जो आपकी बाउंड्रीज के आसपास होते हैं वो हम कंट्रीज़ को उनका राइट दे देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो 54% अभी भी वर्ल्ड का ओशन सी फ्लोर है वो किसी भी एक कंट्री के अंडर नहीं आता। और जो उनको मिनरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कॉमन हेरिटेज मानते हैं ऑफ ऑल द मैनकाइंड, ठीक है। डीप सी के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप डीप सी माइनिंग करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स मिलेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, स्पेशली नीडेड फॉर बैटरी, स्मार्टफोन, लैपटॉप एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। और ये मेनली 3 तरह के रिसोर्स टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स, एक होता है सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड, एक होता है कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नीज क्रस्ट, ठीक है। पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, ये कुछ आयरन के ऑक्सीहाइड्राइड्स होते हैं या जो मैग्नीज के ऑक्साइड्स होते हैं, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये आपको कितनी डेप्थ में मिलेगा, नियर अबाउट 3500 से 6000 मीटर की डेप्थ में। सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स क्या होते हैं, या इनको पॉलीमेटेलिक सल्फाइड भी बोलते हैं, ये
प्लेट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, मतलब आपको पता है ना जहाँ पे जैसे अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो कुछ सी भी उस तरह के रीजन में पड़ते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, 500 से 5000 मीटर की डेप्थ में आपको मिलेगा, ठीक है। कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नीज क्रस्ट क्या होते हैं, ये मेनली सी माउंट से रीजिस में होंगे जिनकी डेप्थ होगी 400 से लेकर 7000 मीटर, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जाता है इन द एरिया, तो गाइस इसमें पॉलीमेटेलिक 3 तरह के जो मिनरल्स हैं कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं उसका सारा कुछ बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, अब थोड़ा ये पढ़ लेते हैं एक बार। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, किंगस्टन जमाइका में। ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पे जो यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है जब फोर्स में आया था, ठीक है। अनक्लोज क्या है, ये इसने भी 2 अदर बॉडीज एस्टेब्लिश की हुई है, एक है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी एंड कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडो यूएस जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, इंडिया और यूएस के जो डिफरेंट अपने इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बातचीत करी किस तरह से हम बेस्ट प्लान्स लेके आ सकते हैं, सो दैट हम क्या कर सकें, इकट्ठे रिसर्च कर सकें ऑन थ्रू 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स, ठीक है। हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, अच्छी लेके आनी है, तो दोनों कंट्रीज़ के जो एक्सपर्ट हैं इकट्ठे रिसर्च करेंगे सो दैट बेस्ट चीज़ हम इनोवेट कर सकें, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स होती हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है। इससे क्या आएगा, हम यूनिक रिसोर्सेज जैसे टेस्ट बेड डाटा सेट जो इंडिया में अवेलेबल हैं और यूएसए में उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, एडवांस वायरलेस टेक्निक्स चल रही हैं, ठीक है, उनमें भी कोलैबोरेशन को एक्सपेंड करेंगे। स्टूडेंट और रिसर्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स को भी इनक्रेज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन जैसे आईआईटीज़ वगैरह एनआईटीज़ में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में वहाँ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेनली इंटर्नशिप होती है, ये 6 मंथ्स या 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर इंडिया के स्टूडेंट्स होंगे वो यूएस के किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे और यूएस के बच्चे इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, 6 मंथ्स या 1 ईयर, ठीक है। अब जरा हम पढ़ लेते हैं अबाउट NMICP, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम है क्या, इसको लॉन्च किया गया 2018 में अंडर द DST, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 5 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया ताकि हम साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को एनकरेज कर सकें, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है जिसका एम ये कि हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग लिंक कनेक्ट करना है एकेडमिक, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ये करती हैं सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का मिलकर काम करती है और उनकी नीड्स को देखती है कि केज को क्या ज़रूरत है और उसके लिए सॉल्यूशन डेवलप करती है, ठीक है। ये फाउंडेशन क्रिएट करेगा R&D में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन टू कमर्शलाइजेशन में। 4 इसकी मेजर एक्टिविटीज़ हैं, एक तो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट, तीसरा है इनोवेशन और चौथा है अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये बॉटम टू टॉप वाली अप्रोच चल रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे तो ऑफकोर्स आप स्किल डेवलप होगी आपकी, इनोवेशन करोगे तो ऑफकोर्स आप अपना कुछ खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड द एडॉप्शन लॉज। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी, ठीक है। देखो एडॉप्शन क्या होता है, अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अभी करंट प्रोविजंस की है, मतलब कि अगर किसी को कोई बच्चा अडॉप्ट करना है तो क्या उसके भी प्रिवेंट होगा। देखो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के अंडर, और ये एक्ट किस किस पे लागू होता है, हिंदूज, सिख्स, जैन एंड बुद्धिस्ट। देखो गाइस अगर आप देखा जाए तो ये अलग अलग मतलब कि रिलीजन्स हैं, सिख्स, जैन एंड बुद्धिस्ट, बट समवेयर दीज ऑल 4 आर कवर्ड अंडर द हिंदू कम्युनिटी, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर जो कि हिंदू, सिख्स, जैन एंड बुद्धिस्ट तक कवर होता है, और जो नेचुरल गार्डियन होता है वो माइनर वो फादर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चे अपने माँ बाप के, तो आपका नेचुरल जो गार्डियन होगा वो पापा को माना जाता है, इवन कि मम्मी को भी नहीं माना जाता, पापा को माना जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर हिम, और अगर फादर नहीं है देन मदर को उसकी कस्टडी थामी जाती है अगर कोई बच्चा 18 साल से कम का होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने गीता हरिहरन वर्सेस RBI एक्ट 1999 में जजमेंट दी थी, और ये बोल रहा था इस वक्त इस एक्ट को चैलेंज किया गया था कि ये कहीं ना कहीं क्या करता है, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 14। मतलब कि आर्टिकल 14 में तो आप बोल दिया इक्वालिटी है, मतलब मेल फीमेल भी इक्वल है, ठीक है, मतलब आप सेक्स के बेसिस पे भी डिफरेंस नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बोला हुआ है ना सब कुछ। और अभी यहाँ आप इस एक्ट के अंदर बोल रहे हो कि मेल गार्डियन है, ठीक है, फादर को नेचुरल गार्डियन माना गया एज़ कम्पेयर टू मदर, ठीक है।
तो इस एक्ट को ही चैलेंज किया गया था, क्योंकि उसने बोला कि वो क्या करते हैं, ये जेंडर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आता है, ठीक है। तो अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 में प्रिस्क्राइब किया था कि अगर किसी पेरेंट्स ने अडॉप्ट करना है कोई बच्चा तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, ठीक है। प्रेजेंटली जो अडॉप्शन रूल 2017 है वो साइलेंट है ऑन द अडॉप्शन बाय द LGBTQ कम्युनिटी। मतलब कि नॉर्मल कपल है या कोई भी एक लड़का है, सिंगल लड़का है, सिंगल लड़की है, कोई भी अडॉप्ट करना चाह रहा है बच्चे तो वो कर सकता है। जैसे सुष्मिता सेन है, वो सिंगल है, शी इज़ नॉट मैरिड बट शी हैज़ अडॉप्टेड 2 डॉटर्स, राइट, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा LGBTQ कम्युनिटी से है, लेस्बियन है, गे है, बायसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर, अगर उसे कोई अडेप्ट करना है तो क्या, तो उनके लिए अभी तक कोई भी रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। रिकमेंडेशन यही बोल रहा है कि अब हमें इस एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा और हमें मदर एंड फादर दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और दोनों को नेचुरल गार्डियंस मानना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा चाइल्ड की कस्टडी में विच इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन पेरेंट वेयर मदर टेंड टू कैन प्रेफरेंस, ठीक है। हमें क्या करना है, चाइल्ड की कस्टडी को द्वारा देखना है, जहाँ पे देखो अगर किसी भी मम्मी पापा या कोई भी कपल में डाइवोर्स होता है तो नेचुरल कस्टडी किसके पास चली जाती है, मम्मी के पास जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जहाँ मदर्स को प्रेफरेंस मिलती है, क्यों मिलती है, सिर्फ कभी कभी मदर्स भी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी उस चीज़ को भी आपको द्वारा देखना है, फाइन, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन क्या हो रहा है, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, फाइन। कोर्ट को एम्पावर है कि वो क्या कर सकती है, जॉइंट कस्टडी ग्रांट कर सकती है टू बोथ पेरेंट्स, ठीक है, मदर और फादर को इक्वली काम बांट सकती है। इसके अलावा जर्नली जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एंड हामा 1956 हेग कन्वेंशन है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको द्वारा देखना पड़ेगा। और इवन की अगर कोई भी बंदा LGBT कम्युनिटी का है तो उस पर भी हमें इस एक्ट को इनकॉर्पोरेट करना होगा, तो इससे रिलेटेड चीज़ें हमें देखनी होंगी, ठीक है। इसके अलावा लॉ कमीशन ने भी सेम रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इस एक्ट में अब तक क्या दिखते हैं और अमेंड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फाइन। अब हम बढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़ पे। ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स, माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो अभी एफर्ट्स अपने लगा रहे हैं ताकि वो ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स को जल्दी से लेके आया जाए। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या है, मतलब कि एक नेटवर्क होगा जिससे आप डिजिटली कॉमर्स कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ये एक तरह का इनिशिएटिव होगा जिसको लॉन्च किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, सो दैट क्या कर सको, जो डिजिटल कॉमर्स है उसको डिसेंट्रलाइज कर सको और डेमोक्रेटिकली लिबरलाइज बना सको, ठीक है। प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू जो बायर्स और सेलर्स हैं वो आपस में उससे कनेक्ट हो सकते हैं और ये ऑनलाइन अपने चीज़ों को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, ठीक है। इससे एक सॉफ्टवेयर होगा जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और कोड डिप्लॉयमेंट होगा टू एवरीवन टू यूज डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई, ठीक है। ये ई-कॉमर्स डोमेन में काम करेगा, ठीक है, और पेमेंट जो होगी UPI की फॉर्म में होगी। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है CSI है, दैट इज़ अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अभी क्या है, जो नालाथाम्बी कैलेशमी है वो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CSR की, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली फॉर स्टेट पीसेज एग्जाम। CSR एस्टेब्लिश होता है 1942 में, ऑटोनोमस सोसाइटी है, जिनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट CSR के कौन है, PM ऑफ इंडिया, दैट इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। CSR किसके लिए जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है, R&D में रिसर्च बहुत अच्छी करता है, स्पेशली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरियाज। डायनेमिक नेटवर्क है, नेशनल लेबोरेटरीज हैं इनके पास, अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स के, ओशनोग्राफी, जियोस्पेक्ट्रम, ये इनके मेन एरियाज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा CSI जिज्ञासा प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इन कोलैबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसके अंदर वो स्कूल स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड लायंस डे। लायंस सेकेंड लार्जेस्ट कैट्स हैं हमारे वर्ल्ड में आफ्टर टाइगर्स। लायंस को सोशल कैट्स भी बोलते हैं, जो ग्रुप्स में रहती हैं, कॉल्ड ब्राइड्स, ठीक है। मेल लायंस की कुछ दे हैव अ डिस्टिंक्टिव थिंक मेन ऑफ हेयर अराउंड देयर हेड्स दैट फीमेल्स लैक, ठीक है। फीमेल्स के उस तरह के हेयर नहीं होते जो मेल लायंस में देखने को मिलते हैं। इनको अफ्रीका में भी गए हैं, एशिया में भी, यूरोप में भी, लेकिन अभी वो सिर्फ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में रहते हैं या फिर इंडिया में रहते हैं, और इंडिया के भी गुजरात गिर नेशनल पार्क में रहते हैं। एशियाटिक लायंस बहुत ज़्यादा थ्रेट फेस कर रहे हैं, पोचिंग एंड जेनेटिक इनब्रीडिंग एराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन, ठीक है। रेड लिस्ट में इसका क्या है, एशियाटिक लायन एंडेंजर्ड स्टेटस पे है और अफ्रीकन लायन वल्नरेबल में।
नेक्स्ट है बैम्बू, ठीक है। अभी के रिवर यमुना रिजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के पार्ट में जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बानसेरा, दैट इज़ द फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क ऑफ दिल्ली, उसको डेवलप कर रही है अलोंग द यमुना, ठीक है। यमुना रिवर के आसपास बानसेरा, दैट इज़ द बाम्बू की थीम पार्क को एस्टेब्लिश कर रही है, डेवलप कर रही है। बाम्बू के टॉल ट्री लाइक ग्रास होता है ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। 1000 स्पीसीज से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है बैम्बू की अलोंग द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड माइल्ड टेम्परेट रीजन इन एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। इनकी जो हाइट है वो 30 मीटर तक जाती है और कुछ कुछ स्पीसीज में इनकी ग्रोथ 30 सेंटीमीटर और मोर भी है पर डे, ठीक है। कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो? एज फूड बाय ह्यूमंस, फोडर फॉर लाइफ स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा फैब्रिक्स बनाने में यूज़ कर सकते हो, फाइन क्वालिटी पेपर बनाने में, होम्स बिल्ड करने में, राफ्ट्स एंड मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट है गैस बेस्ड पावर प्लांट। अभी जो मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं उन्होंने क्या किया है, सुजेस्ट किया है एक ऑब्लिगेटरी परचेज मैकेनिज्म, ठीक है। ऑब्लिगेटरी मतलब करना ही चाहिए, ठीक है। मतलब आपको आशावादी करना ही है आपको, ठीक है। अलॉन्ग विद द लाइन्स ऑफ रिन्यूएबल परचेज, जैसे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस है, लाइक अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं अगर वो पावर खरीदती हैं तो उनको है कि उनको रिन्यूएबल खरीदनी ही है इतना %, ठीक है। तो उसी तरह मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक ऑब्लिगेटरी परचेज मैकेनिज्म सजेस्ट किया है, सो दैट हम क्या कर सके, गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को रिवाइव कर सके, ठीक है। आरपीओ से क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होते हैं वो उनको परचेज करना ही करना पड़ता है कुछ अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी तक 31 गैस पावर प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में, जिसके अंदर एक जो पावर प्लांट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, 6 स्टेट गवर्नमेंट से और 24 पावर सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हैं, ठीक है। गैस बेस्ड पावर प्लांट से क्या होता है, देखो यहाँ जो पावर प्रोड्यूस किया रही है वो गैस के थ्रू की जा रही है। अभी क्या ये लो हो रहे हैं, मतलब इनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी है लेकिन लोग वो पावर खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। तो तभी बोल रहा है कि इस तरह ऑब्लिगेटरी परचेज मैकेनिज्म होगा तो इनकी एनर्जी भी खरीदी जाएगी, ठीक है। और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस कि आपको इनकी जो पावर होती है वो क्लीन होती है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर इसमें कम होते हैं, सल्फर एमिशंस कम होते हैं, नाइट्रोजन एमिशंस कम होते हैं, कार्बन एमिशंस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल बेस्ड पावर प्लांट, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है लांगिया हैनिपा वायरस। चाइना में 35 केस रिपोर्ट हुए हैं इसके। ये हैनिपा वायरस का जीन से कनेक्ट है, जूनोटिक वायरस है। 2018 में फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था विद श्रीव्स एज इट्स मोस्ट लाइकली नेचुरल होस्ट। डिटेक्ट किया जाता है ये कहाँ किस में होता है, डोमेस्टिक गोट्स और डॉग्स में पाए जाते हैं। सिम्टम क्या होता है, अगर डॉग्स को हो जाता है या गोट्स को हो जाता है, फीवर होता है, फीटीग होता है, कॉफ होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, इवन कि उनका रीनल और लिवर फेलियर भी हो जाता है, ठीक है। रीनल मतलब किडनी। नेक्स्ट है वास्कुलाइटिस। रिसेंटली एक एक्टर ने सर्वाइव किया वास्कुलाइटिस डिजीज़, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स बेकार हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स मोटी होने लग जाती हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कब होता है, जब पर्सन की खुद की जो इम्यूनिटी होती है वो बॉडी के टिश्यूज़ में अगेंस्ट एक्ट करना, मतलब जो आपके WBC सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती है तो वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, ताकि वो लड़ते हैं कोई भी डिजीज़ आती है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, विजन हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड क्लॉट हो सकते हैं, ऑर्गन एंड टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होता है, वेट लूज हो सकता है, हेडेक, फैटिग, फीवर होता है। कोज क्यों होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, ब्लड कैंसर या कुछ ड्रग्स के रिएक्शन में। तो कि एक एक्टर है उसने डिजीज़ को सर्वाइव किया। नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अभी के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एक इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग रखी है ये देखने के लिए कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, करिकुलर और पेडागोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये ज़रूरी क्यों है, फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इक्विजिशन, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर 4 तरह के नेशनल कम्युनिकल फ्रेमवर्क डेवलप किए जाने चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। देखो मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर ने अभी एक सामवाद ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे ऑनलाइन, वर्चुअल, ठीक है। ये जो मॉडल था वो स्टार्ट हुआ था 1997 में, जिसके अंदर ये था कि हम क्या करेंगे, जो शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे होते हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सको, सो दैट वो हाई एजुकेशन कोर्सेज में एनरोल हो सके या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज में एनरोल कर सके और ख़ुद को अच्छे एम्प्लॉयमेंट कर सके, करियर बना सके, ठीक है। ये स्कूल फोकस करता है ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इसका एम है कि जहाँ पे भी एस्टेब्लिश होगा ये स्कूल उसके अंदर 50% तो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन होनी चाहिए और ऐसे 20,000 ट्राइबल पर्सन होने चाहिए, विल हैव एन AMRS,
ठीक है। नेक्स्ट है कुछ प्लेस एंड यूज में छाद, ठीक है। कैपिटल इसकी ये, छाद की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है एंड मोर देन 50 रेबल ग्रुप साइंड अ प्लेज इन कतार, ठीक है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज के लैंडलॉक कंट्री है नॉर्थन सेंट्रल अफ्रीका में, नॉर्थ में लीबिया है, ईस्ट में सूडान है, साउथ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और वेस्ट में कैमरून, निजेरिया और नीजर है, ठीक है। फीचर्स के सेमी डेजर्ट कंट्री है, गोल्डन यूनियन बहुत भर भर के यहाँ पे, रिवर छाड़ी और गोगन है, मेजर लेक छाद है और माउंट कौनसी जो कि हाईएस्ट समिट है सहारा में और एक एक्सटिंक्ट वॉल्कन है। फाइन, 10 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।